जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। यह चैप्टर जो है आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड। आपके अगर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से कहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इस चैप्टर से करीब हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यानी यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से देख लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो 10 नंबर जो है 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर, केवल एक चैप्टर देकर के। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आप अभी देख रहे हैं स्पीड अप 24 क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान क्लास 10th बिहार बोर्ड का देखने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में प्रोसेस कहते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है। यह क्वेश्चन जो है आपका 2019, 20 और 22 में पूछा गया है। तो वसा पे जो एंजाइम करता है आपका लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप जो भी भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन, ये सभी चीज उस पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध रहता है। लेकिन सभी पोषक तत्व को डाइजेस्ट करवाने के लिए यानी कि पाचन करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वसा पर जो क्रिया करता है जो एंजाइम, उसे हम लाइपेज एंजाइम कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। करा एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। यह क्वेश्चन जो आपका 2017 और 22 में पूछा गया है। तो एक वयस्क मनुष्य पहले कहते किसको है, तो जो भी व्यक्ति का उम्र 18 प्लस हो जाता है उसे हम वयस्क मनुष्य कहते हैं या वयस्क व्यक्ति कहते हैं। तो जिस व्यक्ति में जो है 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति में कितनी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। कहेगा एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। अगर इसी में पूछ दे कि 12 से 18 साल के व्यक्ति में कितने दांत होता है, तो 28 दांत होता है, यानी कि 28 दांत होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। यह क्वेश्चन जो है 2015 और 2022 में पूछा गया है। 2015 और 22 में। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग कैसे पनपता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है चीनी की कमी से, बी में करा आयोडीन की कमी से, सी में करा रक्त की कमी से, और डी में करा मोटापा से। तो ऑप्शन नंबर ए में चीनी की कमी से जो मधुमेह बीमारी हो जाता है, आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर रोग होता है, रक्त की कमी से जो है एनीमिया नाम के जो है बीमारी हो जाता है, और मोटापा से भी जो है शुगर का बीमारी, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं आम भाषा में जिसे हम चिनिया बीमारी कहते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है, किसकी कमी से पनपता है, आयोडीन की कमी से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से पनपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। यह क्वेश्चन जो आपका 2014 और 22 में पूछा गया है। तो भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में, इस क्रिया को हम उपचयन प्रक्रिया कहते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, उपचयन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो जीवन में जो है एक विशेष प्रकार की जो विशेषताएं पाई जाती है वो वृद्धि। जो भी जीवित व्यक्ति है वो सभी वृद्धि करते हैं, जो भी अजीवित वस्तु है या कह सकते निर्जीव व्यक्ति है या निर्जीव जो भी प्राणी है या फिर वस्तु है, वो सभी चीज वृद्धि नहीं करते हैं। जैसे आप देखिएगा कोई भी आपके अगल बगल में वस्तु होगा, जैसे टेबल कुर्सी होगा, वो वृद्धि करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जो भी सजीव है, जैसे पेड़ पौधा है, हम लोग है, मनुष्य है, कीड़ा है, मकोड़ा है, ये सभी चीज वृद्धि करती हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, वृद्धि करना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तारा स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है, ऑप्शन नंबर ए में करा पौधों में होता है, बी में करा कवक में, सी में करा कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट में, डी में करा ए और सी दोनों में। तो स्वपोषी पोषण जो होता है पेड़ में तो होता ही है, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट में भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि ग्रहणी भाग है या किसका भाग है। यह जो है क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा बड़ी आंत का, बी में कह रहा छोटी आंत का, सी में कह रहा मुख गुहा का, और डी में कह रहा है कि अमाशय का। तो अमाशय का जो 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, है ना। तो ग्रहणी जो है, ग्रहणी आपका भाग हो जाएगा मुख गुहा का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि ग्रहणी किसका भाग है, तो मुख गुहा का भाग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर 8 नंबर 8 नंबर।
8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होता है, बी में कह रहा रात में होता है, सी में कह रहा दिन और रात दोनों में होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश जो है दिन में ही रहता है, रात में नहीं। आप ऐसा नहीं है कि बल्ब के लाइट पे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करा दीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दिन में, तो दिन में जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। यानी कि मृतोपजीवी उसे कहते हैं जो सड़ा गले चीज से जो अपना भोजन को लेता है ना, ग्रहण करता है। तो मृतोपजीवी अमीबा नहीं होगा, गोबर छत्ता। देखे होइएगा कि जो भी सड़ा गला वस्तु होगा वहां पे एक पौधा उग जाता है व्हाइट कलर का, ऊपर की ओर छत्ता की तरह रहता है, उसे हम गोबर छत्ता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि गोबर छत्ता मृतोपजीवी का उदाहरण है। गोबर छत्ता हमेशा जो है सड़ी गली चीज से अपना भोजन को अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर करा पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में पूछा गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए में करा माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में करा क्लोरोप्लास्ट में, सी में करा ल्यूकोप्लास्ट में, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हमेशा क्लोरोप्लास्ट में होगा। वो भी या क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है? या पत्ती में पाया जाता है, जिसे हम रंध्र में जो यह क्लोरोप्लास्ट जो है रंध्र में पाया जाता है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, और उसके फल स्वरूप जो भोजन का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो फ्लोएम के द्वारा फिर से जो है सभी अंग तक पहुंचा दिया जाता है, पेड़ के सभी अंगों तक। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? तो पित्त रस में जो है ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है बिलीन, बी में कह रहा है बिलीरुबिन, सी में कह रहा है बिलीबर्डिन, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पित्त में जो है बिलीरुबिन और बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन ये दोनों एंजाइम पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि बी और सी दोनों, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर मान लीजिए एक ऑप्शन में दिया रहता है कि बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन तो फिर वो ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। तो ए में करा रक्त के द्वारा, बी में करा पानी द्वारा, सी में करा ए एवं बी दोनों, और डी में करा परिसागर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रक्त के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? ए में करा हार्मोन के रूप में, बी में करा जैव उत्प्रेरक के रूप में, सी में करा ए एवं बी दोनों, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम जो वर्क करता है एक जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर लार एमाइलेज का कार्य क्या है? तो लार में जो एमाइलेज नाम के जो एंजाइम पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? तो जटिल वसा को खंडित करना, बी में करा प्रोटीन को खंडित करना, सी में करा जटिल मंड को शर्करा में खंडित करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी रोटी चबाते हैं वहां पे देखिएगा कि अब अधिक समय तक जो रोटी को चबाते रह जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि मीठा मीठा रोटी लगने लगता है। होता क्या है कि जटिल मंड अणु को जो है शर्करा में खंडित करता रहता है। इनका ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्माकुंचन यानी कि पेरिस्टेटल गति कहाँ पाई जाती है? आप देखिएगा कभी भी कुछ भी आप सो के खाइए या फिर उलट के खाइए, कैसे भी खाइए, भोजन आप करिएगा तो हमेशा जो है भोजन कहाँ जाएगा, किधर की ओर? तो पेट की ओर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है मूड़ी नीचे और पैर ऊपर करके खा रहे हैं तो आपका भोजन जो है मुंह से निकल जाएगा बाहर की ओर, ऐसा नहीं होता है। आप जो निगलिएगा तो भोजन हमेशा जाएगा पेट की तरफ, है ना। यही गति को जो है कर्माकुंचन की गति कहा जाता है या पेरिस्टेटलिक गति कहा जाता है, क्योंकि भोजन करते समय ये नहीं देखता है भोजन कि आपको जाना किधर है, क्योंकि हमारे भोजन में ऑटोमेटिक पेरिस्टेटलिक गति होती रहती है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में करा मांसपेशियों में, बी में करा आहार नाल में, सी में करा हृदय में, और डी में करा इनमें से सभी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि आहार नली में जो है ऐसी गति पाई जाती है, कर्माकुंचन की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो आमाशय का जो है 3 भाग है, कार्डियक है,
पाइलोरिक है, फंडिक है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा कार्डियक, बी में करा फंडिक, सी में करा पाइलोरिक। और अमाशय का पिछला भाग को हम पाइलोरिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पाइलोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अमाशय के जठर रस में मिलते हैं क्या सब चीज मिलते हैं? तो हमारे पेट में जो है जो अम्ल स्रावित होता है उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ऑप्शन नंबर बी में करा श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? तो आप मतलब मान लीजिए कि अधिक समय तक भोजन नहीं कीजिएगा, होता क्या है कि हमारा HCl जो है प्रतिदिन रिलीज होता है ना, लेकिन अब भोजन नहीं है पेट में तो गलाएगा किसको? तो अंदर से जो चमड़ा है यानी कि लेयर जो है, पेट का लेयर, उसी को जो है गलाने लगता है। तो श्लेष्मा जो है ऑप्शन नंबर बी में जो श्लेष्मा लिखा गया है, उस श्लेष्मा क्या करता है? HCl के प्रभाव को कम करता है, क्योंकि HCl होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है और श्लेष्मा होता है क्षारीय। तो अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल कर देता है, सामान्य बना देता है। श्लेष्मा जो हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव को कम करता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा है कि अमाशय, क्वेश्चन करा था अमाशय के जठर रस में मिलते हैं क्या सब चीज मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में करा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में करा श्लेष्मा, सी में करा पेप्सिनोजेन और डी में करा इनमें से सभी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे भोजन का पाचन के लिए सहायक नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है? तो पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में परिवर्तित कर देता है। और श्लेष्मा जो है यह भी किस में पाया जाता है? तो यह भी हमारे अमाशय में ही पाया जाता है, यानी कि तीनों जो है हमारे अमाशय का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। अमाशय की ग्रंथि से अत्यधिक अम्ल स्रावित से क्या हो सकता है? तो अमाशय से जो है अगर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक स्रावित हो रहा है तो उसमें क्या करेगा कि हम पेट का जो अभी बताया है कि लेयर जो होता है अंदरूनी लेयर, उसको जलाने लगेगा और उसमें घाव उत्पन्न कर देता है। और इसी घाव को हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अल्सर हो जाता है। कि अमाशय की ग्रंथि से अत्यधिक अम्लीय शराब से क्या होगा? तो अल्सर नाम के जो है घाव हो जाता है पेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह भोजन के लिए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? अगर मान लीजिए आप भोजन खा रहे हैं, एक दो बैक्टीरिया भी तो चलिए जाता होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा कि श्लेष्मा, बी में करा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में करा पेप्सिन और डी में करा पेप्टोन। तो पेप्टोन असल में है क्या है? तो पेप्सिन को जो चेंज करता है तो पेप्टोन में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह क्या करता है? तो भोजन जो हम लोग खाते हैं उसमें अगर मान लीजिए एक दो बैक्टीरिया भी चला गया तो क्या करता है? बैक्टीरिया को गला देता है, बैक्टीरिया को गला देता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है पेट में ही। उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा था कि यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। करा यह अस्थायी प्रबंधन की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अस्थायी प्रबंधन की मदद से, यानी कि अमीबा में देखिएगा कि एक अस्थायी प्रबंधन उत्पाद के रूप में पाया जाता है, अस्थायी है ना, जो जिसका आकार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो क्या करता है? भोजन को पकड़ने में और निगलने में सहायक करता है अमीबा को। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो अस्थायी प्रबंधन जो है किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहाँ से? तो प्रोटीन अगर इसी में पूछ देता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूछ देता है तो कहाँ से? तो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन जो हमारे अमाशय से स्टार्ट हो जाता है। और वसा का पूछ देगा, वसा का पाचन कहाँ से होता है? हमारे छोटी आंत से प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, उससे अधिक भोजन जो है आगे की ओर न जाती है। यानी कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो अमाशय से हो जाती है। और यहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन प्रोटीन का नहीं होता है, पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। लेकिन शुरू कहाँ से हो जाती है? अमाशय से ही हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो अभी बताया है कि पाचन की जो क्रिया होती है कहाँ पे जाके पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में जो है पूर्ण रूप से डाइजेस्ट जो है हो जाता है भोजन, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यही छोटी आंत में जाकर के भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है सभी हमारे शरीर को मिल जाता है और अवशेष जो है बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो छोटी आंत में जो है पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे कहते हैं आंतरस, बी में करा जहर रस, नहीं जठर रस होता है यहाँ पे, सी में करा सक्कम एंटेरिकस और डी में करा इनमें से सभी। यहाँ पर होता है जठर रस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के जो अग्रभाग होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक। अमाशय का 3 भाग होता है, एक सबसे अपर वाला जो भाग होता है उसे कार्डियक कहते हैं,
बीच वाला को फंडिक कहते हैं और सबसे नीचे वाला को हम पाइलोरिक कहते हैं। तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कार्डियक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो अंत तक देखिएगा तभी जो है यह चैप्टर आपको कंठस्थ जो है दिमाग में जाएगा। और अगर इस चैप्टर को आप समझ गए सही तरह से तो 10 नंबर हम कहते हैं आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सबसे मुख्य गुहा का जो हमारा नीचे वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रास नली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि उसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत यानी कि जिसमें भी जो भोजन डाइजेशन होता है, भोजन वो लेता है, अपने जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है, वो सभी जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। इनका ऑप्शन नंबर ए में करा पोषण, बी में करा श्वसन, सी में करा उत्सर्जन और डी में करा इनमें से सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत इनमें से सभी चीजें आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्न में से कौन पोषण की विधि है, तो पोषण की दो विधि होती है, एक प्रपोषण होता है, एक होता है स्वपोषण। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए एवं सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए एवं सी दोनों, क्योंकि पोषण की दो ही विधियां पाई जाती है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए में करा ऑक्सीजन मुक्त करना, बी में करा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो हमारे पत्तियां में जो पर्णहरित पाई जाती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल क्या कहता है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह बनाती है या करती है, उसके फलस्वरूप जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पर्णहरित का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्य कौन आते हैं। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहरित बैक्टीरिया, यानी कि जो हरा बैक्टीरिया नहीं है उसमें रसायन स्वपोषण होता है, और जो हरा जो भी चीज है जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है उसमें कैसी पोषण होगा, स्वपोषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है। परजीवी पहले उसे कहते हैं जो दूसरे के शरीर में रह करके अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पादप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा कवक और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा विषाणु यानी कि वायरस कहते हैं इंग्लिश में, डी में कह रहा कशकुटा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। तो परजीवी जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, बी में करा कवक, सी में करा विषाणु और डी में करा कशकुटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन रहता है, यानी कि यह क्वेश्चन गलत टाइपिंग किया गया है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनता कैसे है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आंतरस कहाँ से स्रावित होता है। तो आंतरस जो है हमेशा आंत से स्रावित होगा, वो भी कौन सा आंत से, तो छोटी आंत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंत का नाम ही सिर्फ छोटी है, यह लंबाई में बहुत बड़ी होती है, इसकी सिर्फ विड्थ जो है चौड़ाई या गोलाई कहते हैं, गोलाई जो है कम होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहा गया है गोलाई के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त इस भोजन पदार्थ को विखंडित करता है। पित्त रस जो है किसमें विखंडित कर देता है, तो वसा में विखंडित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में करा वसा के जटिल में रूपांतरित अणुओं को सरल ड्रॉपलेट में तोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि वसा के जटिल में रूपांतरण अणुओं को सरल ड्रॉपलेट में तोड़ देना। और ऑप्शन नंबर बी में करा कि जटिल प्रोटीन का विखंडन करना, यानी कि दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या कि ए और बी दोनों, यानी कि दोनों जो है सही कह रहा है कि जटिल प्रोटीन का विखंडन करना, और ए में करा वसा के जटिल में रूपांतरित अणु को सरल ड्रॉपलेट में तोड़ देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक रस जूस जिसे कहते हैं कि अम्लीयता यानी कि एसिडिटी के कारण क्या होता है,
तो ऑप्शन नंबर जो है ए में करा सेलेस्मा, बी में करा पेप्सिनोजेन, सी में करा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का आ रहा है कि मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो मृत जीवी पोषण जो होता है, जो सड़े गले चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसमें जो है कोशिका के बाहर, मानी कि कोशिका के बाहर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा H2SO4, बी में करा HCl होगा यहाँ पे HCl, सी में करा HNO3 और डी में करा HNO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। HCl अम्ल जो है अमाशय से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांकुर यानी कि बिल्लाई का मुख्य कार्य क्या है। बिल्लाई जो हमारे बड़ी आंत में पाई जाती है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत करता क्या है कि जो भी भोजन होता है, जो भी उसमें पानी बचा होता है भोजन में, जो भी प्रोटीन बचा होता है, उस सभी चीजों को अवशोषित कर लेता है, शरीर से बाहर जो है वेस्ट नहीं होने देता है, यानी कि जो भी अच्छी चीज होती है सभी शरीर में जो अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है भोज्य पदार्थ का पाचन, बी में कर रहा है पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कि पचा हुआ भोजन का जो अवशोषित कौन कर लेता है, तो यही प्रांकुर यानी कि बिल्लाई जो होता है हमारे बड़ी आंत में पाई जाती है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदल देता है। तो वही HCl। हम बताए थे शुरू में कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम जो है डाइजेस्ट करवाना नहीं है, पाचन करवाना नहीं है, वो पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में जो है परिवर्तित कर देता है, यानी कि सोया हुआ जो रहता है HCl आता है, उसके शरीर पे जो छिड़क देता है HCl, तो जलन होता है तो पेप्सिनोजेन में वो क्या हो जाता है, पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है। यह जो अमीबा का मुख्य लक्षण है, क्योंकि अमीबा जो है पोषण भी अपने शरीर के सतह से ही कर लेता है, श्वसन भी अपने सतह से ही कर लेता है, और उत्सर्जन जो भी उसके शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सभी जो है अपने शरीर से बाहर ही अपने सतह से ही छोड़ देता है, यानी कि अमीबा का यह मुख्य लक्षण है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो हमें नमक खाने से जो है उचित मात्रा में जो है आयोडीन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के जमाना में नमक में जो है पूर्ण रूप से आयोडीन नहीं मिलता था, इससे जो आदमी को घेंघा रोग होने का चांसेस था और बहुत हो भी जाता था। लेकिन अभी जो है आयोडीन युक्त नमक जो हमारे मार्केट में आ गया है, अभी जो है यह इस बीमारी जो है घेंघा रोग अब नहीं पनपता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि नमक खाने से जो है उचित मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति हो सकता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए में करा प्रोटीन का पाचन, या क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में करा प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकता है, बी में करा सेलुलोज का, सी में करा वसा का, और डी में करा इनमें से सभी का। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है, प्रोटीन का पाचन जो हम लोग है कर लेते हैं, वसा का भी पाचन कर लेते हैं, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं। आप कपड़ा का पाचन कर दीजिएगा, जो भी रेशे होते हैं कपड़ा उसको खाइएगा तो पाचन होगा उसका, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, सेलुलोज का जो पाचन आप लोग या हम ही लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो लार ग्रंथि क्या होता है, जिससे जो आप भोजन, कोई भी चटपटा भोजन देखते हैं या स्वादिष्ट भोजन देखते हैं, तो मुंह में जो लार आ जाता है खाने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, लार कहते हैं। यह लार जो निकलता है ये लार ग्रंथि से निकलता है, जो 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबल और सबलिंगुअल। ये 3 प्रकार की पाई जाती है। ये कुल जो है 6 होती है, यानी कि 3 जोड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, या क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो उसके फलस्वरूप जो हम जानते हैं कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन वह ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो जल से आता है। जल जो है H2O होता है, तो H2 यानी कि चल जाता है कहाँ, ग्लूकोज के पास, ऑक्सीजन निकल के पेड़ से बाहर आ जाता है, यानी कि जल से जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यह 2015 में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी में करा लाल होता है, डी में करा सफेद होता है, ए में करा हरा, यानी कि हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहते हैं।
तो जो भी हम बताया तो शुरू में ही कि जो सड़ी गली चीजों से अपना पोषण अवशोषण करेगा, भोज्य प्राप्त करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मृत जीवी उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में करा स्टोमाटा, बी में करा पत्ती, सी में करा हरित लवक और डी में करा जड़। हरित लवक उसे ही कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए यह एक अंग की तरह कार्य करता है, यानी कि हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में करा एटीपी, बी में करा NADPH और सी में करा क्लोरोफिल अणु। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की इकाई मेन क्या है? तो क्लोरोफिल अणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छोटी आंत का पहला भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में करा जेजुनम, बी में करा ग्रहणी, सी में करा इलियम और डी में करा पाइलोरी। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। छोटी आंत की 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है, यानी कि इसमें नहीं दिया गया है। ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत का पहला भाग जो है ड्यूडेनम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का रहा कि यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है। तो ऐसा होता कब है? तो जब भोजन जो आता है हमारे पेट में, तो उसमें HCl जब मिलता है तो भोजन एसिडिक हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। और यह अम्लीय भोजन अगर छोटी आंत में ऐसे ही चला जाए तो छोटी आंत को जो है एकदम गला देगा, उसको बर्बाद करके रख देगा। ऑप्शन नंबर ए में करा, इसीलिए क्या होता है कि हमारे पितरस निकलता है और वो क्षारीय होता है, और दोनों क्या हो जाता है, रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देता है। जो अम्लीय भोजन होता है, आमाशय से गया हुआ अम्लीय भोजन जब छोटी आंत में पहुंचता है, उससे पहले ही क्या कर देता है, पितरस उसको न्यूट्रल कर देता है, यानी सामान्य कर देता है। ऑप्शन नंबर ए में करा यकृत से स्नावित पितरस, बी में करा अग्नाशय का अग्नाशय रस, सी में करा आमाशय का जठर रस और डी में करा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, और ए भी करेक्ट है, यानी कि इनमें जो है दोनों करेक्ट है। पितरस और अग्नाशय रस दोनों मिलकर के क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है हमारे भोजन में, जो आमाशय से जो गया हुआ भोजन रहता है जिसमें HCl की मात्रा रहता है उसको। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही इतना ही कम समय में अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं इस चैप्टर का, या फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं एक एक करके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। चलिए धन्यवाद।